हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सुपर फास्ट और एनर्जेटिक रिवीजन एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं और आज का हमारा टारगेट है साइंस के इस चैप्टर हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी को बहुत ही आसानी और तेजी से मास्टर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस स्टडी सेशन का सिलेबस चेकलिस्ट कुछ इस तरह है। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू नेचुरल हार्मनी, फिर हैबिटेट्स एंड देयर कंपोनेंट्स, उसके बाद इंटरडिपेंडेंस इन द इकोसिस्टम, फिर ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन नेचर, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टिप्स और आखिर में एक क्विक रिकैप फॉर एग्जाम्स। सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू नेचुरल हार्मनी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से स्टार्ट करते हैं। क्या कभी सोचा है कि ओडिशा, झारखंड या असम जैसे स्टेट्स में हाथी अचानक से अपने जंगल्स छोड़कर इंसानों के खेत और गांव में क्यों आ जाते हैं? ऐसा क्या बदल जाता है कि उन्हें अपना ही घर छोड़ना पड़ता है? दरअसल जब जंगल्स कटने लगते हैं, फॉरेस्ट कवर कम हो जाता है और पानी के वाटर होल सूख जाते हैं, तो इन जानवरों से उनका नेचुरल घर छीन जाता है। खाने और पानी की तलाश में हाथी फार्म एरियाज में आ जाते हैं और फिर इंसान और जानवर के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट के पास इसका एक बहुत स्मार्ट सोल्यूशन है, जिसे हम कहते हैं कॉरिडोर्स। ये कॉरिडोर्स दो बड़े जंगलों को आपस में जोड़ते हैं ताकि हाथी जैसे जानवर सेफली ट्रैवल कर सकें। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि नेचर में सब कुछ एक दूसरे से कितना डीपली कनेक्टेड है। सेक्शन 2, हैबिटेट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। अब एनवायरनमेंट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। यहाँ एक जंगल और एक तालाब को कंपेयर करते हैं। देखिए, दोनों ही जगह प्लांट्स और एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी कंडीशंस देती हैं। लेकिन एक फॉरेस्ट में जो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं ना, वो एक पॉन्ड में मिलने वाली चीज़ों से बिल्कुल अलग होती हैं। फॉरेस्ट में पेड़, हिरन और मिट्टी है, जबकि पॉन्ड में मछलियाँ, कमल और पानी है। और यहाँ आता है एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट, सब ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी हैबिटेट की कॉम्पोनेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, यानी सारी लिविंग चीज़ें जैसे प्लांट्स, मछलियाँ और जानवर, और दूसरा है एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, यानी नॉन लिविंग फिजिकल कंडीशंस जैसे हवा, सनलाइट, पानी और सॉइल। इन्हीं दोनों के परफेक्ट बैलेंस से इकोसिस्टम चलता है। सेक्शन 3, इंटरडिपेंडेंस इन द इकोसिस्टम। चलिए देखते हैं कि ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फूड चेन का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखिए। ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग और फ्रॉग को स्नेक खाता है। अब जरा सोचिए, अगर इस इकोसिस्टम से फ्रॉग्स अचानक बिल्कुल गायब हो जाएं तो क्या होगा? स्नेक्स भूखे मरने लगेंगे क्योंकि उनका खाना खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ ग्रास हॉपर्स की गिनती इतनी बढ़ जाएगी कि सारी घास ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि किसी भी प्रेडेटर को जिंदा रहने के लिए प्रे यानी शिकार की पॉपुलेशन का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन नेचर। अब आते हैं हम इंसानों पर। इन फार्मिंग प्रैक्टिसेस को देखकर समझ आता है कि हम अपने खाने और रिसोर्सेज के लिए इकोसिस्टम पर कितना ज़्यादा डिपेंड करते हैं। लेकिन जब लालच में आकर इन नेचुरल रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है, तो मिट्टी की हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी दोनों पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। खेती के इन दो तरीकों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से मिट्टी में ऑर्गेनिक ह्यूमस कम हो जाता है और सॉइल इरोजन होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एंशिएंट टेक्स्ट वृक्षायुर्वेदा को देखें तो उसमें बहुत ही सस्टेनेबल ऑर्गेनिक तरीकों की बात की गई है, जैसे कि कुनापा जला। ये एक लिक्विड फर्टिलाइजर है जो एनिमल और प्लांट वेस्ट को फर्मेंट करके बनाया जाता है। ये नेचुरल तरीका मिट्टी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए डीपली नरिश करता है। सेक्शन 5, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टिप्स। चलिए अब एक रैपिड फायर रिवीजन राउंड करते हैं। ये वो एग्जैक्ट डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। हमारा पहला इंग्लिश कीवर्ड है हैबिटेट। हैबिटेट एक ऐसी जगह है जो किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने और ग्रो करने के लिए राइट कंडीशंस जैसे खाना, शेल्टर और स्पेस प्रोवाइड करती है। इसे अपने आंसर्स में एक्यूरेटली जरूर लिखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है पॉपुलेशन। इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि किसी 1 मीटर स्क्वायर के छोटे से गार्डन एरिया में एक खास प्लांट के 20 पौधे हैं, तो वो 20 की गिनती उस जगह पर उस प्लांट की पॉपुलेशन कहलाती है। बेसिकली एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स का एक स्पेसिफिक हैबिटेट में ग्रुप। और तीसरा सबसे जरूरी टर्म है पॉलिनेशन। आई रिपीट,
पॉलिनेशन। ये वो प्रोसेस है जहां पॉलिन ग्रेन्स मेल पार्ट यानी स्टेमन से उड़कर हवा, पानी या इंसेक्ट्स के जरिए फीमेल पार्ट यानी कार्पल्स तक पहुंचते हैं। याद रखिएगा, प्लांट्स में फ्रूट्स और सीड्स बनने के लिए ये एक बिल्कुल एसेंशियल स्टेप है। सेक्शन 6 क्विक रीकैप फॉर एग्जाम्स। तो अब वक्त है एक क्विक फाइनल रिव्यू का। पूरे चैप्टर का निचोड़ इन बुलेट पॉइंट्स में है। इकोसिस्टम्स हमेशा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। पॉपुलेशंस अपने सर्वाइवल के लिए फूड चेन्स और इंटरडिपेंडेंस पर रिलाई करती हैं। इंसानों का इन रिसोर्सेज को ओवरयूज करना इस बैलेंस के लिए एक बड़ा खतरा है, और इसीलिए नेशनल पार्क्स जैसे कंजर्वेशन एफर्ट्स हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे क्रूशियल हैं। और अब इस चैप्टर की सॉलिड रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस स्टडी सेशन के बाद सभी स्टूडेंट्स एग्जाम को एस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही क्लियर रखना है और प्रैक्टिस करनी है। जाने से पहले बस एक सवाल पर गौर कीजिए, क्या हम अपने आसपास नेचर के इस डेलिकेट बैलेंस को बचाने के लिए अपनी तरफ से कोई छोटा सा कदम उठा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।